आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी और मैं आपके साथ मुकेश शर्मा मध्य प्रदेश स्टेट हेड प्रजातंत्र टीवी से। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, बहुत ही चर्चित श्योपुर जिले के और चंबल के चेहरे हैं, महावीर सिंह जी सिसोदिया, प्रदेश कार्य समिति है भारतीय जनता पार्टी में। और आज की परिदृश्य से देखें तो काफ़ी आम जनता और आम किसान जो भी जनता इनके पास आती है, तो विशेषकर उनके लिए रात दिन लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। महावीर सिंह जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रजातंत्र टीवी में। धन्यवाद। और बात करें, चुनावी मौसम है और बहुत जल्द अगले महीने में आचार संहिता लगने वाली है और एक बिगुल बजने वाला है विधानसभा का। क्या लगता है, क्या उन्हीं मुद्दों के साथ बीजेपी चुनाव में जाने वाली है? क्या नए मुद्दे होंगे? क्योंकि मुद्दे तो पहले भी चल रहे हैं, लेकिन जो आज शिवराज सिंह जी ने जैसे नई-नई योजनाएँ वो लागू की है, क्या उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलने जा रहा है? क्या सत्ता वापसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से स्पष्ट मत से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। और श्योपुर विधानसभा की हम बात करते हैं तो श्योपुर में जो विकास की गंगा बही है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, सड़कों का जाल हो, खूनों से सेंचुरी हो, इतने तमाम विकास कार्य हुए हैं जिनको लेकर पूरी जनता में एक उत्साह का, उमंगता का वातावरण है। केवल वो वोट का इंतजार कर रही है। मध्य प्रदेश में श्योपुर विधानसभा जिस अंतर से पिछले चुनावों में पराजित हुई थी, मैं पूर्ण विश्वास कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उसी का बदला लेकर उतने ही मतों से श्योपुर विधानसभा से अपनी जीत हासिल करेगी। दूसरी बात ये कि चंबल संभाग में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट कम रहा था, क्या इस बार पुनरावृत्ति होगी? क्या उसमें सुधार होने जा रहा है? क्या नेताओं का समीकरण है? क्या बीजेपी विजन लेके जाएगी चंबल संभाग में? क्योंकि काफ़ी कम सीटें बीजेपी की देखने को मिली थी, क्योंकि कहीं न कहीं चंबल संभाग फैसला करता है सरकार बनाने में। हम सबके मुरैना श्योपुर के सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर और इस संभाग के केंद्रीय मंत्री माननीय सिंधिया साहब, जब दोनों चेहरे मिलकर जनता की समस्या को लेकर पिछले 40 वर्षों 35 वर्षों से राजनीतिक जीवन में हर सुख दुख में जब खड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन दोनों के एक मत से आह्वान पर ये चंबल और ग्वालियर का परिदृश्य बदलेगा और बहुत अधिक संख्या, अनुमानित हम 20 से अधिक संख्या में विधायक इस चंबल ग्वालियर संभाग से जीतकर विधानसभा में जाएंगे। और जो उनकी एक सोच है इस पिछड़े जिले के लिए, चंबल के संपूर्ण विकास के लिए, रेल का मार्ग हो, दोनों ने मिलकर उसके लिए प्रयास किया। आज रेल श्योपुर में तीव्र गति से काम चल रहा है। आप प्रतिदिन देखते हैं कि गति इतनी तेज है कि अगले वर्ष या अगले 1 वर्ष बाद 2025 तक हम श्योपुर वासी कोटा, इंदौर, भोपाल का सफर श्योपुर से तय करने वाले हैं। महावीर सिंह जी, बात करें श्योपुर की राजनीति की, तो कहीं न कहीं एक विधानसभा पहले आपके पास थी और विधानसभा कांग्रेस के पास थी। बात करें तो विधानसभा क्रमांक 1 अगर पूरे जो मध्य प्रदेश की जो शुरुआत होती है, विधानसभा की 1 से होती है, श्योपुर से पहचान होती है, एक बहुत बड़ी बात है श्योपुर के लिए। तो इस बार क्या रहेगा, क्या विधानसभा 1 से जीत का परचम लहराएगा? और कौन-कौन से प्रत्याशी कितने चयन हो चुके हैं और अब कितने होने वाली है? लिस्ट अगली कितनी दिनों बाद सामने आने वाली बात है? ये तो केंद्रीय नेतृत्व का एक अपना बना हुआ प्लेटफॉर्म है, वहाँ इन सब बातों का डिसाइड होता है। लेकिन मैं ये पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत अधिक सीटें, 2/3 सीटें हम कम से कम यहाँ जीत कर आगे बढ़ेंगे। श्योपुर विधानसभा के बारे में मैंने आपसे कहा, विजयपुर में निश्चित रूप से भी एक सर्वे चल रहा है और एक पार्टी, एक विजय जो व्यक्ति जीत हासिल कर पाएगा उसी के लिए प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़ाएगी। आज हम जब इस तरह की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार, तो आपने देखा होगा कि पिछले 5 माह से, वैसे तो लगातार 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार रही। जन कल्याणकारी योजनाओं ने एक ऐसा आम जन में जो नीचे तबका था, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसी भी वर्ग का हो, सबने एक अपने आप को उसको परिवार का सदस्य समझा और वो उनके दिल को छू गई। इसके कारण से आने वाले समय में आम व्यक्ति केवल समय का इंतजार कर रहा है, जो दोहराया नहीं जाएगा। जो 2018 में किसी तरह से कोई चूक उनसे हुई थी, वो चूक ये भारतीय जनता पार्टी के अधिक मतों से जिताकर प्रत्याशियों को जनता भेजने वाली है। वैसे चल रही है और उसमें काफ़ी जन आशीर्वाद जनता का मिल भी रहा है भारतीय जनता पार्टी। कहीं न कहीं कांग्रेस के मन में आक्रोश है और वो उस आक्रोश को जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से निकाल रही है जनता के बीच में।
क्या उसका असर इस जन आशीर्वाद यात्रा पे पड़ने वाला है? क्या उसका रिजल्ट पे आपके जो जनता के वोटर उन पे कोई असर पड़ने वाला है? आपने देखा होगा कि जन आशीर्वाद यात्रा जब श्योपुर से प्रारंभ हुई, हमारे यहाँ देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पधारने वाले थे। उस जनसैलाब को आपने प्रत्यक्ष रूप में देखा है। हजारों की संख्या में मेला मैदान में श्योपुर में प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता और जनता यहाँ एकत्रित थी, लेकिन वर्षा के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन उसके बाद सभा जिस तरह से सफल हुई और प्रत्येक मतदान केंद्र, प्रत्येक गांव से हजारों लोग, 50,000 के लगभग लोग श्योपुर में उस दिन आए। और बाकी अन्य नेता, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी ने जो उद्बोधन दिया, केंद्रीय मंत्री माननीय रेल मंत्री वैष्णव साहब ने जो कहा, उसके बाद अगले दिन जन आशीर्वाद यात्रा जब 6 तारीख को सुबह प्रारंभ हुई, तो आप स्वयं उसके साक्षी बने। आपने देखा होगा कितना बड़ा जन सैलाब प्रत्येक गांव में उमड़ रहा था, किस तरह से भव्यता से लोगों ने, लाडली बहनों ने स्वागत और सत्कार किया। उस आज से 2 दिन पूर्व जन आक्रोश रैली कांग्रेस ने निकाली, आप उसके भी साक्षी हैं। आपने देखा होगा गणेश टोड़ी बाजार से उसकी प्रारंभ हुई, और जब वो टोड़ी बाजार से चली तो 1 सैकड़ा लोग भी उस यात्रा में, व्यक्ति विशेष समाज को छोड़ दें तो 1 सैकड़ा लोग भी, जो कांग्रेस के जवाबदार पदाधिकारी है, जनता का एक नुमाइंदा उसमें नहीं था। एक कौम को अगर हम छोड़ दे तो इसी प्रकार से जब यात्रा आगे बढ़ती है तो ज्वालापुर में जाकर कुछ हल्का सा व्यक्ति विशेष के नाम से स्वागत सत्कार किया गया। वहां पूरी तरह से विधायक को नकार दिया गया। जनता ने साफ नकार कर कहा कि ऐसा नकारा विधायक, ऐसा नशेड़ी विधायक, ऐसा हठधर्मी विधायक कि जो केवल मात्र एक ड्रामे करता है। ये जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस की रैली के समक्ष आम जनता ने प्रदर्शित किया। जब रैली वहां पहुंची सोई, तो सोई में आपने देखा होगा, सोई के बाद कहीं से किसी भी गांव में किसी तरह का स्वागत सत्कार का जन आक्रोश नहीं, रैली में नहीं किया गया। डोडर में एक छोटी सी सभा हुई, और डोडर में जब सभा हुई तो डोडर में भी जो उत्पात और जो हुआ वो भी आपने प्रत्यक्ष रूप में देखा होगा। ये जन आक्रोश रैली जो है, एक इनका व्यक्तिगत प्रदर्शन है कांग्रेस के नेताओं का, वो जनता का आक्रोश नहीं है। जी, जब जन आक्रोश यात्रा श्योपुर से शुरू हुई थी तो हमारे प्रजातंत्र के माध्यम से लक्ष्मण सिंह जी से हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना यह था कि बीजेपी के पाप का गड़ा भर चुका है और सिर्फ एक घोषणा करते हैं और घोषणा वीर हैं शिवराज जी, बाकी अमल कहीं देखने को मिल नहीं रहा और जनता आक्रोश है। क्या उनका बयान है, किस तरीके से आप देखते हैं? लक्ष्मण सिंह जी कितने समय से कांग्रेस में हैं और कब उन्होंने दल बदला, ये भी आपको जानकारी ले लेना चाहिए। कुछ समय पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी से चुने गए तो भारतीय जनता पार्टी को खूबियों को कितने सुंदर ढंग से वो रखते थे। आज केवल वो परिवार में जकड़े हुए हैं। ले देकर माननीय राजा साहब का, चाहे बड़े राजा हो चाहे छोटे राजा हो, परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे। उनका सीधा सोच है कि इस प्रदेश में वापस किसी भी तरह से इस कांग्रेस में फूट डालकर अपने परिवार के व्यक्ति को आगे लाकर इस प्रदेश की बागडोर और नेतृत्व को देने का उनका प्रयास है। ये जो पाप के गढ़े की बात कर रहे हैं, पाप का गढ़ा तो वो जो पिछले 10 वर्ष 1993 से 2003 तक कांग्रेस के मध्य प्रदेश में सरकार रही और सड़क, बिजली, पानी जिस तरह से गायब हुए वो उन्होंने स्वयं ने देखा है। उसी से त्रस्त होकर वो भारतीय जनता पार्टी में उसके कुछ समय बाद आए, सांसद बने, विधायक बने। ये उनका व्यक्तिगत परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो एक अपने बयान, कहीं ना कहीं सीधा ये है कि परिवारवाद जो कांग्रेस में चल रहा हो, यहाँ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। जैसे राहुल गांधी के परिवार की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की बात करें तो परिवारवाद कांग्रेस में अभी तक भी शायद जमा हुआ है। ये तो आप केंद्र से लेकर कांग्रेस के अन्य दलों में भी देख लें। कांग्रेस के अलावा जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, राज्यों में जितनी भी समाजवादी हो, जनता दल हो या कहीं का भी कोई भी क्षेत्रीय दल हो, सब में परिवारवाद पूरी तरह से हावी है। और मध्य प्रदेश में तो अपने को साफ नजर आ रहा है कि पहली बार में ही कैबिनेट का मंत्री का दर्जा राजा साहब ने अपने सुपुत्र को दिया। कि दूसरी ओर बीजेपी हमेशा, कांग्रेस का आरोप है कि हिंदूवाद पर चुनाव लड़ती है, धार्मिक के ऊपर चुनाव लड़ती है। तो क्या इस बार रामलला के मंदिर का जो भूमि पूजन तो हो गया, मंदिर भी बन गया और तैयारी पे है, जनवरी में उसका लोकार्पण होने वाला है, तो क्या कहीं ना कहीं फिर वो मुद्दा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि हिंदूवाद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लोगों को भड़काने का काम करती है। कांग्रेस चुनाव आते ही अपने आप को जिस तरह से प्रदर्शित करती है, पिछला चुनाव देख लो,
वर्तमान में जिस तरह से वो स्नान करके तिलक लगा के अपना भगवा रंग में रंग कर एक नकली जो बनावटी हिंदू बनने का प्रयास करते हैं। हम सनातनी है, आजाद वर्षों से सनातन को मानने वाले हैं। और जो इसको लेकर कांग्रेस की सोच है, राम मंदिर का विषय, हम राम हमारे आस्था के केंद्र है, रोम रोम में हमारे प्रत्येक सनातनी के मन में बसे हुए हैं। इसलिए ये विषय हमारे लिए प्रत्येक हिंदू के लिए गौरव की बात है कि राम मंदिर बना है। राम मंदिर के लिए बहुत सारी हजारों लाखों में कुर्बानियां हुई है और ये सौभाग्य माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ कि उनके टाइम पे उसका न्यायालय का निर्णय हुआ। न्यायालय के निर्णय ने दोनों समुदाय ने उसको स्वीकार किया और आज भव्य जो राम मंदिर बन रहा है वो हम सबके लिए गौरव की बात है। दूसरी ओर बात करें, सनातन का एक मुद्दा बड़ा हावी है पूरे भारत के अंदर। जो इंडिया गठबंधन है, उन्हीं की पार्टी के माध्यम से एक मैसेज छोड़ा गया और वो आज पूरे हलचल मचा रखी है भारत में। किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये सनातन को खत्म करने का विचार है, जिस तरीके से 1000 साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं भारत को? क्या है एनडीए का पूरा विचार? क्या इस तरीके से सत्ता हासिल की जाएगी कांग्रेस के द्वारा? ये जो जिसको आपने इंडिया गठबंधन कहा, तो हमारा नेतृत्व इसे स्पष्ट रूप से घमंडिया गठबंधन कहता है। और निश्चित रूप से मैं भी कहूंगा कि घटिया गठबंधन ने जो सा इस सनातन धर्म को लेकर एक विषय आगे बढ़ाया और उसके समर्थक दलों ने बढ़ाया। आप देख रहे हो कि हजारों हजारों वर्षों से सनातन है, सनातन आगे रहेगा। सनातन ऐसा अक्षर है, ऐसा शब्द है जो जीवंत चलने वाला है। सनातन पे कभी कोई, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजा का रहा हो, कभी कोई सनातन पे आंच नहीं आई। अगर आंच आई, हिंदू समाज ने एकता से उसका जवाब दिया है। महावीर सिंह जी, बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या हुआ कि 450 सवा 400 रुपए सिलेंडर आपको करना पड़ा? काफी समय से जनता की मांग थी और एन वक्त पे चुनाव के पहले आकर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। तो कांग्रेस वालों का तो सीधा आरोप है कि हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि इस जो ये 425 रुपए जो रेट इन्होंने निर्धारित की है, तो ये पहले हमारे कांग्रेस के टाइम पे थी। आज कौन सी जरूरत आन पड़ी, जो क्योंकि वोटर को लुभाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इन्होंने राशि कम की गई है गैस की। तो ये कहाँ तक सही है और बीजेपी इसको किस प्रकार से लेती है? आपने देखा होगा कि इस समाज को चलाने के लिए एक गाड़ी के दो पहियों की तरह समाज चलता है, देश चलता है। महिलाओं के साथ लंबे समय से, चाहे वो किसी का भी शासन रहा हो, प्रजातंत्र के पूर्व के जितने भी शासक रहे, सबने भेदभाव किया है। यह आदिकाल से चला आ रहा था। लेकिन हमारे देश के और राष्ट्र के सशक्त प्रधानमंत्री, यहाँ के मध्य प्रदेश के जन कल्याणकारी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बारे में एक सोच प्रारंभ से, जब से सत्ता संभाली तब से बदला। महिलाओं के प्रति जो उनका सोच बदला, उससे उनको लगा कि आज वो 18 साल के शासन में भी पूर्ण रूप से उन्हें दर्जा नहीं दे पाए। लेकिन उनको जब देखते थे तो उन्हें मन में एक बड़ी पीड़ा उठती थी कि आज परिवार में उनको इस कारण से कि वो घर पे घर का काम निपटाने के बाद कार्य में कोई आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने महिलाओं को जो 1000 रुपए का, 1000 के बाद 1250 रुपए का लाडली बहना योजना का प्रारंभ किया। उससे हमारी माता बहनें जो 50, 55, 60 साल की दशक की हो गई, जब परिवार में उनकी नाती पोती की पानी के लिए भी अगर उससे कहते थे, तो बच्चा तो चाहता है कि उसको थोड़ा सा कहीं कहीं लालच दिया जाए, तो वो तरसती थी। वो अपने बेटे या पति के हाथों हाथ फैलाकर कहती थी कि मुझे कुछ सहारा दो, तो मैं बच्चों के लिए अपना कुछ सुख दुख बांट सकूं। तो ये एक ऐसी अनोखी योजना लाडली बहना उन्होंने प्रारंभ की है कि जिससे महिलाओं का दिल छू लिया, उन्होंने बहनों का दिल छू लिया। और इसी के बाद जब ये सिलेंडर की बात आप कर रहे हो, ये लाडली बहनाओं के लिए भू आवास की जो आप बात कर रहे हो, निश्चित रूप से ये 50% का जो सोच मध्य प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसको बराबर का दर्जा देने का जो चल रहा है, उसके लिए ये दोनों योजनाएं एक क्रांतिकारी योजना साबित होगी। श्योपुर में मान लीजिए दुर्गालाल जी विधायक जो 2 बार विधायक भी रहे हैं और 4 से 5 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार चुन रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है? क्या युवा चेहरा नहीं होना चाहिए? क्या नया चेहरा नहीं होना चाहिए? क्या इस पर कभी माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कभी मंथन किया है? क्या भोपाल में जो आपके प्रदेश अध्यक्ष बैठे हो, उनने कभी इस बारे में सोचा? पार्टी के संगठन के 25 वर्षों से सक्रिय पदाधिकारी या जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से अपने नेतृत्व से जाकर दिल्ली और भोपाल में इस विषय को रखा है कि आप एक
अवसर होता है आदमी में काम करने का, तो उस हिसाब से एक नए चेहरे का चयन करेंगे तो पार्टी बड़ी आसानी से और बहुत अधिक अंतराल से कांग्रेस को परास्त कर सकेगी। और पार्टी नेतृत्व ने माना है। माननीय नरेंद्र सिंह जी का जहां तक प्रश्न है, व्यक्ति वो नहीं है कि वो एक व्यक्ति के संबंध अच्छे हों या व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से वो संबंध पारिवारिक भी रखते हों और वो अपनी मनमानी या अपनी कोई बात को नेतृत्व के सामने रख सके। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है। हमारे सामूहिक निर्णय में जो बेहतर होता है, जो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, उस व्यक्ति को चयन कर पार्टी उम्मीदवार बनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्गा लाल जी का विरोध देखने को मिल रहा है मीडिया के माध्यम से भी, और आम लोगों के बीच में पार्टी में ही उनके विरोध में कुछ सुर सामने देखने को मिल रहे हैं। महावीर सिंह जी, तो ये क्या है, क्यों विरोध किया जा रहा है? क्या पार्टी इस पे ध्यान दे रही है? क्या आगे इस पे ध्यान दिया जाएगा? यहाँ के जनप्रतिनिधि और मैंने जैसे पूर्व में कहा, कार्यकर्ता और संगठन के सभी लोगों ने अपने नेतृत्व तक बात पहुंचा दी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी इन सब कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र करते हुए एक नए चेहरे का श्योपुर से उतारने का प्रयास करेगी, उम्मीदवार बनाने का काम करेगी। बात करें विजयपुर विधानसभा, तो वहां भी प्रतिद्वंदी चेहरा जो है कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा है, रामनिवास जी रावत हैं, जो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसा लगता है कि कहीं बीजेपी को एक मजबूत चेहरा वहां पे दिखाना चाहिए जनता के बीच में, नहीं तो आपकी कांग्रेस की सीट वहां से निकाल के ले जाएगी कांग्रेस। तो क्या ऐसा लगता है, कौन ऐसा चेहरा मजबूत होगा? क्या बाहर से होगा कि श्योपुर जिले से ही होगा? मैंने श्योपुर हो या विजयपुर या संपूर्ण मध्य प्रदेश जैसा समझने में और देखने को मिल रहा है, जीतने वाला प्रत्याशी ही वहां, जीतने वाला व्यक्ति ही वहां प्रत्याशी और उम्मीदवार होगा। ये चयन करने का काम प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का है और बेहतर तरीके से पार्टी के सर्वे हो चुके हैं, अभी भी जारी है। और हम निश्चित रूप से विजयपुर में भी कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी हो तो परास्त करके विजय श्री हासिल करेंगे। हाँ, तो महावीर सिंह जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि चर्चाओं का बाजार गर्म है, और जहां तक देखा जाता है कि आप बाढ़ आई और उसके समय पहले से 3 से 4 वर्षों से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आपके यहाँ जब भी हम लोग भी आए तो हमें ऐसा लगा कि मेला सा लगा रहता है। तो काफी लोग आपके पास विश्वास लेके आते हैं, और लोगों का कहना है कि हम जब जाते हैं तो वहां पे हमारा काम होता है कि एक विश्वास जो बना हुआ है। नेता होने पहले भी काम किया है, आज भी कर रहे हैं, लेकिन आस आपसे ज्यादा है। क्या आपने कितना संघर्ष किया है? लोगों के मन में कैसी भावना है? और जो चर्चाएं बाजार में लगता है, लोगों की भावना है कि आपको टिकट मिलना चाहिए, तो क्या ये सही है? लोगों की जो मन की भावना है, क्या क्या आपका भी टिकट की दौड़ में कहां तक दौड़ है? सर्वे में आपका नाम है, ये भी सही है, और अच्छा सर्वे आपका गया है, लेकिन टिकट के मामले की अपन बात करें तो क्या आप दौड़ में है? कितने हैं? क्या टिकट मिलने जा रहा है? महावीर सिंह जी, इसके बारे में थोड़ा। आपने कहा कि मैं सर्वे इस दौड़ में हूं। जी। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, समर्पित कार्यकर्ता हूं। पिछले 35 वर्षों से स्थानीय समिति से लेकर 2 बार जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति का दायित्व पार्टी ने मुझे दिया। और ये जो श्योपुर में काम करने की बात आपने की, जो लोगों का एक जनसैलाब लगातार प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मेरे निवास पे आकर अपनी बात को रखता है, ये विश्वास का कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा समर्पण और एक ईमानदारी से उस कार्य को उचित स्थान पर पहुंचाने का रहता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का विश्वास होने के कारण, विश्वास जीतने के कारण, अधिक लोगों का इसके कारण भी मेरे यहाँ आना जाना रहता है। उनकी जो कार्यशैली, उनके जो कार्य करने का तरीका, और जो बात जिला प्रशासन अपने स्तर पर करने लायक कार्य को भी नहीं करता, तो तुरंत मैं उस पत्र को, उस विषय को माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के संज्ञान में लाकर समाधान का प्रयास करके उसे जब सफलता की ओर ले जाता हूं तो लोग चर्चा का विषय बनता है। और आज पूरे संपूर्ण श्योपुर विधानसभा में एक काम की दृष्टि को लेकर अगर कोई नाम है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो मेरे ही नाम को जनता दोहरा रही है। मुझे उन सबकी जनभावनाओं को देखते हुए और उनके मन की बात को देखते हुए और संगठन का जो इतना मेरा पूर्व का 35 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नए प्रत्याशी के रूप में मेरा जो पैनल में नाम है वो गंभीरता से उस पर विचार कर रही है। जी, बात करें जिला प्रशासन की ओर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नवागत कलेक्टर संजय कुमार श्योपुर में भी आए हैं 2 से ढाई महीने।
कहीं न कहीं कांग्रेस का आरोप है, दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है, टेक किया है उन्होंने कि अब पता लग रहा है कि कोई कलेक्टर ने माना है कि श्योपुर में भ्रष्टाचार हुआ है। जिस प्रकार से देखें कि छापे पड़े हैं, कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों की विशेष जाँच की जा रही है। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है? क्या पहले कलेक्टर ने ये चीज़ें नहीं देखी? कहीं न कहीं बाढ़ के विषय में बात करें, बाढ़ में भी शायद 3 करोड़ के लमसम एक आकलन बताया जा रहा है कि लोगों के खाते में गलत तरीके से पटवारियों के द्वारा नीचे के कर्मचारियों के द्वारा फ़ायदा पहुँचाया गया, जो ये गलत है। तो ये सामने आ रहा है, तो कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो कहाँ तक सही है? क्या ऐसी कार्रवाइयाँ सही है कि या आगे भी देखने को मिलेगी? कहीं न कहीं ये जानना चाहती है, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया। अभी जब से नवागत कलेक्टर माननीय संजय सिंह जी श्योपुर आए और उन्होंने कार्यभार संभाला, कार्यभार के बाद ये जो विषय अब वो बता रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब इस तरह की गड़बड़ियां हो रही थी, तात्कालिक प्रशासन को जो यहाँ था उसे इन सब बातों के बारे में हमने समय समय पर बताया और उन्होंने कार्रवाई करने का विश्वास भी दिलाया, मगर कार्रवाई वो आगे नहीं बढ़ सकी। और इसका इंतजार हम भी कर रहे थे कि जो बाढ़ में गड़बड़ियां हुई या बाढ़ में जिन अधिकारियों के साथ कर्मचारियों ने मिलकर अपने परिवारजनों के या अपने मिलने वालों के या किसी परिचित व्यक्ति के खातों में राशि का हस्तांतरण किया था, ये एक वास्तव में उसी वक्त का जांच का विषय और दंडित करने का विषय था, जो नहीं हुआ। मगर तात्कालिक कलेक्टर ने उसको जांच लंबित थी, होने के बाद केवल निर्णय तक थी। तो इनके समय जब ये विषय इनके संज्ञान में या इनकी टेबल पे आया, इन्होंने निर्णय लेकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। वो कार्रवाई प्रशंसनीय है। मैं चाहता हूं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो गुड गवर्नेंस के नाम से जो मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर आती है, लेकिन ये जो तबका है ये इसको उचित व्यक्ति को लाभ नहीं देकर काम में लापरवाही बरतता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित होना चाहिए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस को तो मुद्दा मिल गया ना सीधा करने के लिए। दिग्विजय सिंह अपने टेक कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि अब कलेक्टर ने माना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि काम अच्छा हुआ है, आपका कहना सही है। कलेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, वो लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, जो उनके सामने आ रहा है, तथ्य के आधार पे काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को एक भुना-भुनाया मुद्दा मिल गया। जांच माननीय कलेक्टर संजय सिंह जी ने नहीं की, कि जांच इन्होंने प्रारंभ की और जांच का निर्णय इन्होंने 3 महीने में दे दिया हो। ये विगत वर्षों से जांच, जब बाढ़ आई, बाढ़ के बाद इस तरह की शिकायतें हुई, जनप्रतिनिधि या विपक्ष के द्वारा जब कभी ये आवेदन दिए गए तो जांच लंबित थी। जांच अब पूरी हुई, जांच अब पूरी हुई तो दंड भी अभी मिला, कार्रवाई भी हुई। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कार्यकारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य महावीर सिंह जी। महावीर सिंह जी, आपने हमारे साथ वक्त दिया और विस्तृत भारतीय जनता पार्टी के बारे में और राजनीति के सभी पहलू पर आपने विषय रखा, उस पर चर्चा की, उसका जवाब दिया। प्रजातंत्र टीवी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपका भी बहुत